नमस्कार। आज से हम मानव मूल्य पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुतिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किया गया है और सभी यूपी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह कोर्स छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पढ़ाया जाता है। यह एक को-करिकुलर पाठ्यक्रम है जो सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम का शीर्षक मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन है। यह तीसरे सेमेस्टर का एक को-करिकुलर पाठ्यक्रम है जिसका शीर्षक मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन है। मैं अनिल सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UIET CSJMU कानपुर से यह लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी का आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने यह कोर्स शुरू किया है और मुझे इसे संचालित करने का अवसर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम का शीर्षक ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज यानी मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन है। यह एक को-करिकुलर पाठ्यक्रम है जो सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है। इस पाठ्यक्रम के लिए 2 क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम अंक 100 हैं और इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। इस कोर्स की परीक्षा छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करना और उन्हें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना है। मैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ह्यूमन वैल्यूज पर कंटेंट यहाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ और पर्यावरण वाले हिस्से को कवर नहीं कर रहा हूँ। यूनिट 1 की मुख्य विषय वस्तु ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स होंगी और यूनिट 2 की विषय वस्तु होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन थ्रू डिलेमास और विभिन्न केस स्टडीज पर चर्चा करेंगे। जो आपको कोर्स में पढ़ाया जाए आप उसको ध्यान से सुनें। जो परिभाषाएं और जो शब्द यहाँ बताए गए हैं उनको आप स्वयं प्रस्तुत करें और फिर उसमें आप अपनी कल्पनाशीलता को जोड़कर भी उस चीज़ों को लिख सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि आप कंटेंट को जांचें, महज मान न लें, क्योंकि मानने से वह बात आपकी नहीं होती। आपका जीना वैसा ही बना रह सकता है, उसमें कोई मूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, परंतु जब आप इन प्रस्तावों को स्वयं में जांच पाएंगे तो आपको अपने में एक परिवर्तन दिखाई देगा। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्षम होंगे: सत्यनिष्ठ एवं न्यायपूर्ण समाधान प्रस्तुत करने में तथा मानवता के प्रति उत्तरदायी बनने में, अपने विचार प्रक्रिया में सुधार कर जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने में, बाजार, नैतिकता और कानून के अंतर संबंध को समझने और निर्णय लेने में, अनैतिक चुनौतियों एवं भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय पहचानने में, व्यावसायिक नैतिकता की मुख्य अवधारणाओं को आत्मसात करने में। इस पाठ्यक्रम के लिए कुछ सुझाई गई पुस्तकें भी हैं जिनका अध्ययन करने से छात्रों को विषय की बेहतर समझ होगी। यह पुस्तकें मानवीय मूल्यों, नैतिकता, पर्यावरण अध्ययन और सतत विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है। आज हम मानव मूल्यों की मूल अवधारणा समझेंगे। मूल्य क्या है? मूल्य की परिभाषा यह है कि किसी इकाई का मूल्य उसकी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु या इकाई का मूल्य उसके द्वारा बड़ी व्यवस्था में किए गए योगदान से निर्धारित होता है। यह मूलभूत सिद्धांत हमारी समझ का आधार बनेगा। आइए
इस अवधारणा को एक उदाहरण से समझते हैं। गेहूं एक इकाई है और मनुष्य बड़ी व्यवस्था है। गेहूं का मूल्य मनुष्य के शरीर को पोषण प्रदान करने में उसकी भागीदारी है, इसलिए भागीदारी ही मूल्य है। संदर्भ हमेशा बड़ी व्यवस्था होती है। एक इकाई का मूल्य निश्चित होता है। 1 किलो गेहूं हमेशा समान पोषण प्रदान करता है। यह समय, स्थान या व्यक्ति के साथ नहीं बदलता है। इकाई के मूल्य को उसकी भूमिका के रूप में भी जाना जाता है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, चौक का। चौक का मूल्य क्या है? चौक का मूल्य कक्षा में उसकी भागीदारी है। प्रश्न यह है कि कक्षा में चौक क्या मूल्यवान कार्य करता है? क्या यह ब्लैक बोर्ड पर लिखता है या इसे खरोंचता है? उत्तर स्पष्ट है। चौक का मूल्यवान कार्य ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, न कि उसे खरोंचना। इसलिए जो मूल्यवान है वही मूल्य है। संदर्भ हमेशा बड़ी व्यवस्था होती है। चौक की भूमिका ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। अब हम मान्य मूल्यों पर चर्चा करते हैं। मनुष्य का मूल्य उसकी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। उदाहरण के लिए, मेरी परिवार में भागीदारी मेरी परिवार में मेरे मूल्य को परिभाषित करती है। प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में व्यवस्था के लिए क्या मूल्यवान है? सम्मान की भावना के साथ व्यवहार या अपमान की भावना के साथ व्यवहार? जब मुझ में सम्मान की भावना होती है तो मुझे सुख महसूस होता है। जब मैं दूसरे को सम्मान व्यक्त करता हूँ तो दूसरा भी सुख महसूस करता है। मानव मूल्यों के अनुसार जीने से मनुष्य के साथ पारस्परिक सुख और प्रकृति के साथ पारस्परिक समृद्धि प्राप्त होती है। प्रकृति में प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई के साथ परस्पर पूरकता से भाग लेती है। उदाहरण के लिए, वायु पौधों का पोषण करता है और पौधे वायु को समृद्ध करते हैं। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मानव मूल्यों को ठीक से नहीं समझता। मनुष्य के लिए मानव मूल्यों के अनुसार जीने के लिए उसे मानव मूल्यों को समझना होगा। उदाहरण के लिए, सम्मान की भावना के साथ जीने के लिए उसे सम्मान की भावना को समझना होगा। सुख के साथ जीने के लिए मनुष्यों को मानवीय मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी भागीदारी और अपनी भूमिका को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य की भूमिका विभिन्न स्तरों पर परिभाषित होती है। पहला स्तर व्यक्तिगत स्तर है। मेरे पास अपने भीतर एक भूमिका है, जैसे स्वयं में सुख और शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। दूसरा स्तर पारिवारिक स्तर है। मेरे पास अपने परिवार में एक भूमिका है, जैसे रिश्ते की भावना और समृद्धि सुनिश्चित करना। तीसरा स्तर सामाजिक स्तर है। मेरे पास समाज में एक भूमिका है, जैसे न्याय, शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक प्रणालियों में भाग लेना। चौथा स्तर प्रकृति अस्तित्व का स्तर है। मेरे पास प्रकृति अस्तित्व में एक भूमिका है, जैसे प्रकृति के शेष भाग के साथ पारस्परिक पूर्णता। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या आप स्वयं अपने मूल्यों का निर्णय लेना चाहते हैं, या क्या आप चाहते हैं कि कोई और आपके लिए निर्णय ले? यह कोई और लोगों का समूह हो सकता है, समाज हो सकता है, या शिक्षा प्रणाली हो सकती है। यदि आप स्वयं अपने मूल्यों का निर्णय नहीं ले पाते हैं तो कोई और यह निर्णय लेता है कि आपके लिए क्या मूल्यवान है और क्या नहीं। अवचेतन रूप से आप उन चीजों को मूल्य के रूप में स्वीकार करते रहते हैं। आप उन्हें लागू करने, उन्हें प्राप्त करने, उन्हें भौतिक रूप देने के तरीकों का विश्लेषण करने में व्यस्त हो जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि कैसे मूल्य अनजाने में दूसरों से अपनाए जाते हैं? उदाहरण के लिए, एक पेशेवर कॉलेज में कई प्रथम वर्ष के छात्र बहुत कम समय में अभद्र भाषा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं।
वे मानने लगते हैं कि इस प्रकार की भाषा उनकी स्वतंत्रता, वयस्कता की ओर उनकी प्रगति का संकेतक है और वे इसे एक नए मूल्य के रूप में अपनाते रहते हैं। इसी तरह देर से सोने और देर से उठने के साथ और भी बहुत कुछ। प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इसे स्वयं तय किया है? क्या यह बिना जागरूकता के अवचेतन रूप से हुआ है? क्या यह उनके लिए उचित है? क्या यह उनके लिए ठीक है? क्या यह दूसरों के लिए ठीक है? निष्कर्ष यह है कि यदि हम अपने अधिकार में निर्णय लेने में असमर्थ हैं, तो हम दूसरों द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं। हमारे मूल्य किसी और द्वारा तय किए जाते हैं। आइए अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि हम मूल्यों का निर्णय कैसे करते हैं। क्या हम जो चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं? यदि हम इस तरह निर्णय लेते हैं, तो मूल्य अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होंगे, या क्या कोई निश्चित अस्तित्वात्मक आधार है जिसे हम समझ सकते हैं, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो जीवन में परस्पर पूरकता सुनिश्चित करता है? यदि ऐसा है, तो यह संभव है कि मानव मूल्य सार्वभौमिक हैं, वे हम सभी के लिए समान हैं। मूल्य शिक्षा इस संभावना का अन्वेषण करने के बारे में है। अब हम शिक्षा में मूल्य और कौशल के संबंध के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा में 3 पहलू होते हैं: समझ, क्या करना है, जो मूल्य और मूल्य शिक्षा की ओर ले जाता है; सीखना, कैसे करना है, जो मूल्यों द्वारा निर्देशित कौशल और कौशल विकास की ओर ले जाता है; और करना, जो मूल्यों द्वारा निर्देशित और अभ्यास की ओर ले जाता है। प्रश्न यह है कि आपके आसपास की समस्याएं कौशल की कमी के कारण हैं या मूल्यों की कमी के कारण? ठीक से देखें तो मूल्य और कौशल दोनों आवश्यक हैं। यदि दोनों आवश्यक हैं, तो प्राथमिकता क्या है? ठीक से देखें तो मूल्य और कौशल एक दूसरे के पूरक हैं। मूल्य पहले, फिर कौशल, लेकिन दोनों आवश्यक हैं। परंतु वर्तमान शिक्षा की स्थिति क्या है? क्या शिक्षा कौशल प्रधान हो गई है, और क्या उचित बदलाव करने की आवश्यकता है? मानव मूल्यों की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता सार्वभौमिकता है। मूल्य सार्वभौमिक हैं। ये सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं और सभी समय, सभी स्थानों पर सत्य होते हैं। ये किसी संप्रदाय, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, लिंग आदि पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरी विशेषता तार्किकता है। मूल्य तर्क के अनुकूल होते हैं। ये अंधविश्वास पर आधारित नहीं होते। तीसरी विशेषता सत्यापन योग्यता है। छात्र को अपने अधिकार पर मूल्यों को सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं मानना चाहिए कि यह पाठ्यक्रम में कहा गया है। चौथी विशेषता सामंजस्य की ओर ले जाना है। मूल्य हमें अपने भीतर शांति और सामंजस्य में रहने के साथ साथ दूसरों, मनुष्य और प्रकृति के शेष भाग के साथ भी शांति और सद्भाव में रहने में सक्षम बनाते हैं। मूल्य शिक्षा के 4 दिशा निर्देश हैं। पहला दिशा निर्देश सार्वभौमिकता है। यह सभी मनुष्यों पर और सभी समय और सभी स्थानों पर सत्य होना चाहिए। यह मानव अस्तित्व के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है, जो सार्वभौमिक है। यदि यह सार्वभौमिक है, तो यह किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग आदि पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरा दिशा निर्देश तार्किकता है। यह वास्तविकता के बारे में प्रस्तावों का समूह है, न कि विरोधाभास का। यह तर्क के अनुकूल है। यह कल्पनाओं, कुतर्कों या अंधविश्वासों पर आधारित नहीं है। यह उपदेशों या केवल करने और न करने के नियमों का समूह नहीं है। यह अतार्किक नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से संवाद किया जा सकता है।
इस पर प्रश्न किया जा सकता है, इसे सत्यापित और समझा जा सकता है। तीसरा दिशा निर्देश सत्यापन योग्यता है। हम जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं उन्हें केवल मान लेने या किसी के कहने पर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इन मूल्यों को हम स्वयं अनुभव के आधार पर सत्यापित कर सकते हैं। यह हमें सहज रूप से स्वीकार्य हो, हमारे व्यवहार और कार्य में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि मनुष्यों के साथ सही व्यवहार पारस्परिक सुख की ओर ले जाता है, प्रकृति के साथ सही कार्य पारस्परिक समृद्धि की ओर ले जाता है। जब कोई मूल्य वास्तव में सहज रूप से स्वीकार्य होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उस पर जीने की प्रतिबद्धता कर लेते हैं, बिना किसी दबाव या बाध्यता के। इसलिए हर व्यक्ति को यह अवसर होना चाहिए कि वह इन मूल्यों को स्वयं अपने अनुभव से सत्यापित करे। चौथा दिशा निर्देश सद्भाव की ओर ले जाना है। मूल्य शिक्षा हमें अपने भीतर और जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में दूसरों के साथ सद्भाव में रहने में सक्षम बनाती है। एक व्यक्ति के रूप में यह हमारे सभी आयाम, विचार, व्यवहार, कार्य, अनुभव का ध्यान रखती है। यह व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से प्रकृति अस्तित्व तक सभी स्तरों को कवर करती है। जब हम इन मूल्यों के आधार पर जीवन जीते हैं तो यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर और अन्य मनुष्यों और प्रकृति के साथ सामंजस्य का अनुभव होगा, अर्थात यह हमें मानवीय आचरण की ओर ले जाती है। मूल्य शिक्षा की सामग्री समग्र और सर्वव्यापी है। यह जीवन के सभी स्तरों, व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति अस्तित्व को कवर करती है। उदाहरण के लिए, परिवार और समाज के रूप में हम निडरता, विश्वास चाहते हैं, भय, अविश्वास और विरोध नहीं। यह व्यक्ति के रूप में सभी आयामों को भी कवर करती है, सही समझ, विचार, व्यवहार और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। उदाहरण के लिए, विचार में हमें स्पष्टता चाहिए, भ्रम नहीं। मूल्य शिक्षा की सामग्री पूरी तरह से समग्र है। यह जीवन के सभी पहलुओं और स्तरों को समाहित करती है। जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है वह केवल एक प्रस्ताव है। इसे आप अपने अधिकार पर अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचें। इसे न तो तुरंत सत्य मानना है और न ही असल पर। यह एक संवाद की प्रक्रिया है। शुरुआत में यह संवाद मेरे और आपके बीच हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके भीतर स्वयं के साथ संवाद में परिवर्तित हो जाएगा। यानी आप अभी क्या हैं और वास्तव में क्या होना चाहते हैं, इसके बीच का संवाद। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इसी आंतरिक संवाद की शुरुआत करना है, ताकि आप आत्म संदर्भित और आत्मविश्वासी बन सकें। प्रश्न यह है कि क्या यह प्रक्रिया आपके लिए प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य है? क्या इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपके लिए मूल्यवान है? आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 चरणों में पूरी होती है। पहली, सहज स्वीकृति के आधार पर। यह प्रक्रिया किसी भी प्रस्ताव से शुरू होती है। आपको उस प्रस्ताव को मानना या नकारना नहीं है, बल्कि उसे अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचना है। आप स्वयं से पूछकर देख सकते हैं कि आपको सहज रूप से क्या स्वीकार्य है। उदाहरण, क्या आपको संबंधों में विश्वास के साथ जीना स्वीकार्य है या संदेह के साथ? आपकी सहज स्वीकृति हमेशा विश्वास के साथ जीने की ही होगी। इसी तरह, क्या प्रकृति का पोषण करना स्वीकार्य है या उसका शोषण? उत्तर आता है पोषण करना। यह हमारी चाहना और जीने के बीच की खाई को पहचानने में मदद करता है। दूसरा, जीने में सत्यापन को करके। सिर्फ सहज स्वीकृति के आधार पर जांचना ही काफी नहीं है, उस समझ को जीने में भी सत्यापित करना होता है। इसका सत्यापन 2 स्तरों पर होता है। मनुष्यों के साथ व्यवहार में, जब आप किसी प्रस्ताव को दूसरे मनुष्यों के साथ अपने व्यवहार में लाते हैं, तो क्या उसका परिणाम उभय सुख होता है? यदि हाँ,
तो यह प्रस्ताव आपकी सही समझ का हिस्सा बन जाता है। दूसरा, प्रकृति के साथ कार्य में। जब आप उस प्रस्ताव के अनुसार प्रकृति के साथ जीते हैं तो क्या उसका परिणाम उभय समृद्धि होता है? यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव आपकी सही समझ बन जाता है। धन्यवाद।